देखिए, मैं एक चीज कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी इसमें डरी हुई है, एकदम बिल्कुल डरी हुई है और वो दिख रहा है। देखिए, हम लोगों ने देखा है इसी दिल्ली में सुषमा स्वराज जी की सरकार केवल प्याज के दाम बढ़ जाने पे जो है कि गिर गई थी। तो ये नहीं कह सकते, एक तो हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन का जो मामला है उसके वो कब तक काम देगा, तो वो उसके उसके काम करने की एक अवधि है और ये बीजेपी के लोग समझ रहे हैं। आप सोच के देखिए कि कल जिस तरह से इन्होंने घोषणा किया था वो बिल्कुल एक विपक्षी पार्टियां तमाम लोकतंत्र में इस प्रकार के आंदोलन रूटीन वाइज करते रहती है, जो कांग्रेस ने कॉल दिया था। लेकिन महंगाई का मामला, बेरोजगारी का मामला कहीं उठ ना जाए, कहीं जनता के बीच में मैसेज पहुंच ना जाए, ये एक बहुत बड़ा डर है। उसी कारण से कि वो ईडी के जो नेशनल हेराल्ड का मामला में दावे के साथ कह रहा हूं, नेशनल हेराल्ड में ईडी नहीं जाती अगर कल 5 तारीख का इनका कॉल नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी इस तैयारी में थी कि 5 अगस्त को बड़े जोर शोर से हम लोग मनाएंगे 370 हटने का घटनाक्रम। तो देखिए, 370 को लेकर जनता में कल उसकी बड़ी तैयारी चल रही है बीजेपी की तरफ से, लेकिन जनता उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही है, क्योंकि जनता देख रही है कि 2019 से 2022 में आ गए। वो अपने पास पड़ोस में किसी को नहीं देख रहे हैं कि जिन्होंने जम्मू कश्मीर में प्लॉट खरीद लिया, जम्मू में वहां पे जो तमाम उसमें अनर्गल चीजें कही जा रही थी कि भाई 370 हट गया, अब तो आप जाके जम्मू में मकान ले लीजिए, कश्मीर में ये ले लीजिए, वहां पे बस जाइए, रह जाइए। तो अब वो चीजें हो गई पुरानी। ऐसे स्थिति में अगर इसमें महंगाई का मामला, बेरोजगारी का मामला, वो हर किसी के पास, मैं पब्लिक नेशनल टीवी के पब्लिक डिबेट में भी जाता हूं, वहां पे कुछ साल पहले तक मैं जाता था, केवल बीजेपी के समर्थन की आवाज सुनाई देती थी। आज वहां पे काफी भारी दबाव बनता है, वहां पे सवाल लोग जो पूछते हैं वो सवाल आज सरकार से पूछे जा रहे हैं कि भाई हमको नौकरी कब मिलेगी, हमें ये महंगाई से मुक्ति कब मिलेगी। छोटे छोटे बच्चों को लेकर जो है कि महिलाएं पहुंच जाती हैं वहां पे। तो ये बिल्कुल बेसिक सवाल है जनता के, जिसको कि विपक्ष उठा रहा है, और ये डरे हुए हैं क्योंकि इनको लग रहा है बाकियों को तो हमने निपटा दिया है, लेकिन गांधी परिवार आखिर चुप्पी क्यों नहीं साध रहा है। देखिए, ये जो ताकत है, जो राहुल गांधी जी का कॉन्फिडेंस देखने में नजर आ रहा है, यही ताकत होती है जिसको गांधी जी कहते हैं सत्य की ताकत। जब आप सत्य के साथ खड़े होते हैं तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस होता है। वो पूरा कॉन्फिडेंस हम लोग गांधी परिवार में लगातार वो नजर आ रही है कि वो सरकार के किसी भी आक्रामक कार्रवाई से नहीं झुक रही। अब ये बताइए, कल आखिर अचानक से ऐसी क्या स्थिति हो गई। बड़ी अच्छा वर्णन अभी जो है कि वो मीनू जी बता रही थी कि अचानक से जो है कि सोनिया गांधी के घर पे सामने में पुलिस की तैनाती, अचानक से जो है कि राहुल गांधी के घर के सामने में कांग्रेस मुख्यालय, जो विपक्ष का सबसे पुराना एक तरह से दल है, सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी बैरिकेडिंग कर देना। उस समय मैं भाग ही ले रहा था एक कार्यक्रम में, तब ये सीधे ब्रेकिंग न्यूज के रूप में चल रही थी ये सारी चीजें। तो आप, मैंने जब वहां पे उठाया कि ये एक तरह से कहीं कहीं कांग्रेस के मुद्दे को, कांग्रेस को डराने का प्रयास है, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो उनके प्रतिनिधि थे, जो उनके प्रवक्ता थे, बड़ा हास्यास्पद का जवाब कल दिया गया कि नहीं राहुल जी, आप इसको नकारात्मक रूप से क्यों देख रहे हैं। उन कुछ हो सकता है कि सिक्योरिटी के कुछ थ्रेट्स मिले होंगे, इस कारण से वहां पर सुरक्षा मजबूत की गई है। अगर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेताओं की सुरक्षा को मजबूत करना चाहते हैं तो उसको भी आप लोग गलत ढंग से देखते हैं। तो ये एक तरह से तर्क रखा जा रहा था। हमने कहा भी कि भाई वो तो आप लोगों को उन लोगों की सुरक्षा की इतनी चिंता है तो फिर एसपीजी सुरक्षा फिर से वापस दे दीजिए। हम लोगों ने अभी देखा हाल फिलहाल में क्या घटना जापान में घटी, तो वहां के पूर्व प्रधानमंत्री जो है कि वो शहीद हो गए हुए। तो उन घटनाओं से शिक्षा लेते हुए आपने भारत में पूर्व प्रधानमंत्रियों से, गांधी परिवार से एसपीजी का जो कवर वापस लिया है, अगर इतनी चिंता है तो एसपीजी का कवर वापस फिर से उनको दे दीजिए एसपीजी का कवर। ये जो अचानक से रात में आपको ड्रामा करने की जरूरत पड़ रही है, आप पुलिस तैनात कर रहे हैं, तमाम तरह की चीजें तैनात कर रहे हैं, ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम सभी जानते हैं कि ये स्थितियां यही है कि डराने की स्थिति, एक आपातकाल जैसी स्थिति को लाने का प्रयास करना कि विपक्ष को किस तरह से जो है कि डरा दिया जाए, तो ये डराने का पूरा प्रयास है। एक चीज देखिए समझना पड़ेगा यहाँ पे, देखिए महंगाई का जब मामला होता है, जब हम लोग चर्चा उठाते हैं कि भाई भारत में महंगाई का मामला इतना ज्यादा क्यों है, तो तर्क दिया जाता है कि अमेरिका में महंगाई है, ब्रिटेन में महंगाई है। और तो सबसे पहले अमेरिका ब्रिटेन से पहले भी नाम किसका लेते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई है, चलिए। लेकिन पड़ोसी चीन को भूल जाते हैं। पड़ोसी चीन में महंगाई दर 2.5% के आसपास बना हुआ है, जापान में यही महंगाई का दर है, सऊदी अरब में यही महंगाई का दर है। तो दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पे कि महंगाई दर जो है वो 2 से 3% के बीच बनी हुई है। तो देखिए यहाँ पे जो भारत में जो महंगाई दर बनी हुई है, ये हमारे केंद्र सरकार के गलत आर्थिक नीतियों के कारण बनी हुई है। उसके एक नहीं, हम लोग 100 कारण जोड़ सकते हैं। तो बीजेपी को डर ये लग रहा है कि कहीं वो कारण, यानी जनमानस में वो व्याख्याएं सामने में आना ना शुरू हो जाए। ऐसा ना हो कि महंगाई के ऊपर जनता फिर से चिंतन करना शुरू कर दे, बेरोजगारी के मामले में सही में चिंतन होना शुरू हो जाए, इनके आर्थिक पक्ष की कहीं से भी भूल चूक से कोई चर्चा ना हो।
ये बीजेपी का सबसे बड़ा डर है। हम लोग देख रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी का आप ट्विटर लाइन देख लीजिए, प्रियंका गांधी को देखिए, कांग्रेस डे वन से, जब से, यानी कि अगर नोटबंदी के समय से मैं बात करूं, तभी से मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस बिल्कुल मुखर होकर बोल रही है, चाहे नोटबंदी का समय हो, जीएसटी का समय हो, लॉकडाउन का समय हो, उन्होंने हर समय वो जो चेतावनी वो देते हुए रहे कि अगर इसके ये दुष्परिणाम होंगे, उन दुष्परिणामों को आज हम लोग भुगत रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के कहने पर लोगों ने ताली थाली बजाई दी थी। वो ताली थाली बजाने से ना तो कोरोना का कोई निपटान हुआ, ना तो देश की अर्थव्यवस्था का कोई निपटान हुआ। उसको आपको वैज्ञानिक तरीके से ही करना पड़ेगा, योग्य लोगों को योग्य ढंग से निर्णय लेकर ही करना पड़ेगा, उसका दूसरा कोई निदान नहीं है। ये कुछ गंभीर मामले हैं जिस मामलों को कांग्रेस उठा रही है और बीजेपी डर रही है। बीजेपी को पता है कि अब 2024 का समय काफी पास आ चुका है। देखिए जब अभी विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के चुनाव भी देखे हैं, उसके पहले पश्चिम बंगाल का चुनाव भी देखा। देखिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है कि भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी है, तो इसलिए वो भारी भरकम खर्च कर रही थी। मैंने पश्चिम बंगाल के चुनाव को भी, मैं वहां पे कम से कम चुनाव के समय 15 दिन था वहां पे, राजीव जी, जब ममता बनर्जी अपनी रैली कर रही थी और जो वहां पे अमित शाह के रैली हो रहे थे, तो अमित शाह के रैली के बाद ममता बनर्जी के रैली को देख के लग रहा था कि किसी अमीर राजा के रैली को देख के किसी गरीब के रैली को देखने के लिए आ गए। यानी टीएमसी के खर्च के मामले को अगर आप देखते और अगर आप भारतीय जनता पार्टी के खर्च के रेशियो को देखते, दोनों में जमीन आसमान का अंतर बना हुआ है। तो ये जो पूरा का पूरा इलेक्शन मैनेजमेंट बनाया हुआ है, पूरा परसेप्शन बिल्डिंग बनाया हुआ है, उन्हें डर है कि कहीं न कहीं महंगाई और बेरोजगारी का मामला उसमें शहनवारी ना कर दे। इसी कारण से ये तमाम स्थितियां दिख रही हैं कि कोई भी विपक्ष का नेता इसके ऊपर हमला ना करे, और विपक्ष देश में रहे ही नहीं। आप देखिए जेपी नड्डा जी का बयान कितना विवादास्पद बयान है कि देश में केवल भारतीय जनता पार्टी रहनी चाहिए। आप यहाँ क्या सर्वाधिकारवादी देश बनाना चाहते हैं? तब तो फिर भारत और चीन में अंतर क्या बचेगा? चीन में भी एक साम्यवादी दल है, कम्युनिस्ट पार्टी है, उसकी सरकार है, तब क्या भारत में एक पार्टी बचेगी? ये इस प्रकार के तमाम बयान हमारे लोकतंत्र के गहरे खतरे की तरफ इंगित करते हैं, और इन खतरों को कांग्रेस पार्टी समझ रही है। खतरे और इन खतरों को कांग्रेस पार्टी समझ रही है। मीनू जी, एक बार फिर से आना चाहूँगा, शायद नहीं, वीडियो मीनू जी का थोड़ा डाउन है, थोड़ा ये अफसोस होता है कि थोड़ा सा। मीनू जी, आवाज़ आ रही है हमारी? आपकी आवाज़ आ रही है, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है क्या? आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, माफ़ी चाहूँगा। लेकिन अमलेंदु उपाध्याय जी, अमलेंदु जी, क्या लगता है, कल का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस पार्टी के लिए भी। बीजेपी के लिए इसलिए अमलेंदु जी, क्योंकि जो अभी कह भी रहे थे राहुल लाल जी कि 370 आर्टिकल 370 को हटाने का जो जश्न है वो मनाना चाहती है बीजेपी। तिरंगा यात्रा